नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये चुनाव गुरुवार को पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया। पारस को कुछ दिन पहले एलजेपी संसदीय दल का नेता भी चुना गया था। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि पारस को नेता चुने जाने की प्रक्रिया पार्टी के संविधान के हिसाब से गलत है। उन्होंने कहा कि संसदीय दल का नेता चुनने की शक्ति केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बगावती रुख के कारण राजस्थान बीजेपी में बीते कुछ महीनों से अशांति का माहौल है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बीजेपी की राजस्थान इकाई के नए होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब हो गई है और अब ताज़ा खबर यह है कि वसुंधरा ने पार्टी की अधिकतर बैठकों में जाना बंद कर दिया है। द प्रिंट के मुताबिक इसके अलावा राजस्थान बीजेपी की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी वसुंधरा हिस्सा नहीं ले रही हैं। बता दें, कोरोना काल में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कई राज्य इकाइयों की तरह ही जब राजस्थान बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया तो वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई शुरू कर दी। इसे लेकर पार्टी के नेताओं में एक बार फिर नाराजगी दिखी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब तक चुप रहने वाले लोग भी उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के साथ उनकी तनातनी तो चल ही रही थी। विपक्षी वाम मोर्चा ने भी उनका खुलकर विरोध किया है और राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के आदमी नहीं हैं, पर उनका व्यवहार वैसा ही है। राज्यपाल का ये काम नहीं हो सकता है। वे अपनी पहचान बीजेपी के आदमी के रूप में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राज्यपाल की ये भूमिका खासकर पश्चिम बंगाल में ऐसी नहीं हो सकती है। कांग्रेस टूलकिट मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ट्विटर इंडिया के प्रमुख से 31 मई को दिल्ली पुलिस ने कथित कांग्रेस टूलकिट मामले में पूछताछ की थी। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी से कर्नाटक के बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 31 मई को पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो कथित तौर पर यह पूछताछ तब हुई जब दिल्ली पुलिस की टीम टूलकिट मामले में नोटिस देने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम हरियाणा में ट्विटर के दफ्तरों में गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में भड़काऊ ट्वीट किए। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले इसी मामले में ट्विटर के अलावा समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी और लेखिका सबा नकवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में भ्रम फैलाने की बात कहते हुए एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने सपा नेता उम्मेद पहलवान पर लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उम्मेद पहलवान ने बुजुर्ग समद को अपने साथ बैठाकर 7 जून को फेसबुक लाइव की और इस लाइव के दौरान उन्होंने इस पूरी घटना को अलग रूप दिया और उन्माद भड़काने का काम किया। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें से कुछ धाराएं गैर जमानती हैं। बीबीसी से बात करते हुए केस दर्ज कराने वालों में से एक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि टीकाकरण के बारे में, दवाओं के बारे में अफवाह फैलाना सीधे सीधे राजद्रोह की श्रेणी के अपराध हैं और बाबा रामदेव को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। इन तीनों को दिल्ली दंगों के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों ने ही अपनी तुरंत रिहाई के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दायर की थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने देवांगना, नताशा और आसिफ के घर के पतों का सत्यापन करने के लिए 21 जून तक का वक्त मांगा था।
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को 1 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है। दरअसल आयशा ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को एक टीवी डिबेट में जैविक हथियार कहा था, जिसके बाद लक्षद्वीप पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया था। हालांकि इस मामले में लक्षद्वीप बीजेपी में भी फूट पड़ गई और 15 से अधिक नेताओं ने इसका विरोध करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में तीनों दलों के साथ लड़ने की संभावना जताई। शिवसेना ने कहा है कि वह एनसीपी के साथ गठबंधन में भविष्य का चुनाव लड़ेगी। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा है कि उसे विश्वास है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अगर हर पार्टी ऐसा करने की कोशिश कर रही है तो शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देगा। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे कैसे घोषित किए जाएंगे, इसका फॉर्मूला भी बताया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के नतीजे 10वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30%, 11वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30% और 12वीं में प्री बोर्ड में हासिल किए गए अंकों में से 40% अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने अदालत को बताया कि 10वीं और 11वीं के 5 में से 3 विषयों के सबसे अच्छे अंकों को लिया जाएगा। बोर्ड ने जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के सामने इस फॉर्मूले को रखा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक सामग्री के मामले में अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर एनआईए ने छापा मारा है। सीआरपीएफ के सशस्त्र जवानों के साथ पहुंची एनआईए की टीम शर्मा को पूछताछ के लिए एनआईए कार्यालय लेकर गई। शर्मा को कुछ लोग एंटीलिया मामले में आरोपी और पूर्व असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के गुरु के तौर पर देखते हैं। एनआईए ने पहले संकेत दिए थे कि प्रदीप शर्मा उसके निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए तो था ही कि उनका संबंध सचिन वाजे से था, इसलिए भी कि अपराध के बाद शर्मा आरोपी से मिले थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को लेकर चल रही बहस के बीच एक और जानकारी सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तावेजों के हवाले से लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 मार्च 2021 को जमीन के एक नहीं 2 टुकड़े खरीदे थे। पहली जमीन 1.208 हेक्टेयर की है, जबकि दूसरी जमीन 1.037 हेक्टेयर है। 1.20 हेक्टेयर वाली जमीन को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है और आरोप लगाया है कि इस जमीन को 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया और फिर 7:15 पर यानी 5 मिनट बाद उसे 18.5 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिर से खरीद लिया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने यह जमीन हरीश व कुसुम पाठक से खरीदी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।